प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। शुरू करते हैं आज का विषय, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा व्यक्ति के स्वभाव में उठने वाले जो तरंग होते हैं उस पे करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कुंडली है आपके सामने, इनके जो प्रश्न है मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं। जैसे इन्होंने प्रश्न लिखा है मुझे कि कार्य संबंधित अभी वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, मतलब जिनकी ये कुंडली है, कौन सा करना है। बिजनेस करना चाहता है लेकिन अभी तक जीवन में कुवैत में बीता है, यहाँ के वातावरण में सहज नहीं हुआ है। पिता के साथ संबंधों में सुधार आगे होने की संभावना है क्या? इसका मतलब है कि अभी पिता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं है। क्रोध अत्यधिक है। इसको लग्न में केतु, स्वभाव भाव के स्वामी बुध जो बैठे हैं शनि और मंगल के साथ, मतलब बुध जैसा ग्रह जो स्वभाव को नियंत्रित कर रहा है इस कुंडली में, वो जब पापक ग्रहों के संपर्क में आएगा, गुरु से दृष्ट होगा, राहु और केतु के केंद्र में आएगा, तो स्वभाव उग्र रहेगा और ये जीवन भर रहेगा। मतलब अब ये बात कई बार हो कि व्यक्ति स्वभावगत ही थोड़ा क्रोधी है और ये रहेगा। अब दूसरा कि वो स्वभाव भाव का स्वामी कहाँ बैठा? जन्म कुंडली के दशम में। दशम भाव में और कौन बैठे हैं? शनि और मंगल। इसका अर्थ यहां से यह भी निकल रहा है कि पिता भाव में ही क्रोध की स्थिति है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिता क्रोधित नहीं है, पिता में भी क्रोध है, अक्खड़पन वहां भी है। तो दोनों अपने अपने पिलर को मजबूत करना चाहते हैं और किसी खास विषय पे दोनों एकदम अड़ जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध बड़ा ही गहरा है। और निश्चित रूप से जब बच्चा बड़ा हो जाए तो पिता को स्वतः थोड़ा विनम्र हो जाना पड़ता है। एक प्रश्न इन्होंने ये भी पूछा है कि क्रोध वाली बात तो मैंने बता दी, किसी किसी विषय में बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले पाता है और किसी में बिल्कुल ही अड़ जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है, इसको जरा समझ लेते हैं। चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं है और चंद्रमा जो है वो तुला राशि के हैं, गुरु के साथ बैठे हैं और 23 अंश पे विराजमान है। निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो मंगल देते हैं, फिर भी ठीक है। तो कुछ विषय में जैसे दशम स्थान में मंगल बैठे तो यहाँ पे 100% वो बलवान हो जाएंगे। तो जो कभी कभी अड़ जाने वाली बात आपने पूछी है वो मंगल के कारण है, पर निर्णय लेने में जो गड़बड़ी होती है वो लग्न में बैठे केतु और चंद्रमा 6वें भाव में जब हो जाएंगे ना, तो वो कई बार व्यक्ति को निर्णय शून्य बना देते हैं, या काफी बार व्यक्ति निर्णय लेने में परेशान महसूस करता है खुद को। उसके बाद आपने लिखा है कि धर्म में या आध्यात्म में रुचि होगी या नहीं। इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान में व्यक्ति बिल्कुल अपने पराक्रम पे ही टिका हुआ है। उसके दिमाग में ये प्रश्न बहुत आसानी से उतर गया है, इसका उत्तर भी साथ में, कि वो पराक्रम ही करता है और उसको जितना भी मिलेगा वो पराक्रम पे ही मिलेगा। विचार करिए, व्यक्ति की आयु 1994 का बालक कैसा होगा? बालक होगा। मतलब क्या है? जब आप पूर्णतया होश में होते हैं, आपका स्वभाव पूर्णतया होश में होता है, तो आपको बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई भी व्यक्ति ये तब आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि आप में बदलाव की आवश्यकता है या संभावना है कि आप बदल जाइए तो बदल जाइए। मतलब माता पिता, बहुत गहरी बात है और बहुत ऊंची बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर माता पिता ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कल को ये आध्यात्मिक होगा कि नहीं, धर्म में इसकी रुचि होगी कि नहीं, इसका अर्थ है कि एक प्रश्न है, जो प्रश्न जायज है और निश्चित रूप से बच्चे के अंदर वो प्रश्न ढूंढा जा रहा है कि इसका उत्तर बच्चे के स्वभाव में आएगा कि नहीं। मतलब है कि जरूर यहां बच्चे को अपने में बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से माता और पिता की आयु और अनुभव दोनों ज्यादा है। मतलब सामने वाला अर्थात आपके माता पिता अगर आपसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि आप थोड़े धार्मिक हो जाइए, आप थोड़े विनम्र हो जाइए, आप थोड़े क्रोध को कम कर दीजिए, इसका अर्थ है कि जरूर एक वक्त के बाद आप में वो सकारात्मक बदलाव आएगा और आप धार्मिक भी होंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, दान भी करेंगे, प्रकट भी करेंगे। अभी नव युवकों में ना एक बड़ी अद्भुत बात है, वो कहते हैं मन में भगवान बैठा है। मैंने मन से नहा लिया, भगवान मन चंगा तो कठौती में गंगा। रे भाई, मन चंगा
उतना बढ़िया होना चाहिए। अगर मन चंगा और कठौती में गंगा आप कह रहे हैं तो प्रकट करके दिखाओ। प्रकट तो होगा नहीं, तो फिर आप ये कह कैसे सकते हैं कि भाई मैंने मन से नहा लिया, भगवान मन के शुद्ध मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन गंदा नहीं होना चाहिए, लोग कहते हैं। तो भाई प्रकट करके दिखाओ, अपने जो है वो तीर कमान चलाइए और गंगा जी को प्रकट करिए। वो नहीं होगा। तो हम आलस्य से प्रभावित होकर के ये बात कहते हैं कि मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। वस्तुतः मन तब अशुद्ध तक रहता है जब तक आपका शरीर गंदा है। मन अशुद्ध ही है क्योंकि आपका शरीर माध्यम बनता है। स्नान करेंगे तो मन को शीतलता मिलती है। गर्म पानी में नहाएंगे तो गर्मी होगी, ठंडे पानी में नहाएंगे तो ठंडा ही होगा, है ना। मतलब क्या मेरे कहने का अर्थ है कि निश्चित रूप से अभी आप होश में नहीं हैं, बेहोश हैं, तो जोर से हिलाने की आवश्यकता है कि हमारे माता पिता अगर हमारे अंदर कोई बदलाव देखना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से हमें बदलाव की आवश्यकता है। वो सामने वाला हमसे महसूस करा रहा है कि भाई तुम बदल जाओ, तुम्हारे अंदर धर्म की थोड़ी कमी है, तुम्हारे अंदर क्रोध की अधिकता है, तुम्हारे अंदर जो है वो अकुलाहट है, बेचैनी है, अक्खड़ स्वभाव है, जड़ बुद्धि है, क्रोध भी है। इसका मतलब है कि हम पूरे होश में तो नहीं हैं, और अगर होश में होते तो ये सारी बुराइयां नहीं होती। हम अगर होश में होंगे तो न तो अपना लाभ करेंगे, न तो सामने वाले का नुकसान करेंगे। मतलब आप किसी के लिए हार्मफुल नहीं हैं। मतलब अगर हम किसी के लिए नुकसानदायक हो रहे हैं, मतलब हम होश में नहीं हैं। क्योंकि जब भी आप कोई पाप करने चलते हैं तो आप पहले अपने आप को बेहोश करते हैं। बेहोश आप दो तरीके से होते हैं, या तो आप कुछ ऐसी चीज खाते हैं या ऐसी चीज कोई पीते हैं जो आपको बेहोश करे, जो मानव के धर्म से आपको विमुख करे, पहले ले जाए। क्योंकि जब तक आप होश में रहेंगे तब तक आप किसी का गला नहीं काटेंगे। तो या तो आपको बार बार खून दिखाया जाएगा, या तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपको इकट्ठा किया जाएगा कि देखो ऐसे जो है वो काटा जाता है, ऐसे जो है वो हिंसा की जाती है, ऐसे जो है वो पत्थर मारे जाते हैं, बात होगी, ऐसे जो है वो कटार चलाई जाती है, ऐसे जो है। क्लियर बात है? आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो मतलब होश में उस व्यक्ति को जो पहले था, आपने उसे ट्रेनिंग देकर बेहोश किया और फिर उसे कहा मारो। तो सीधी बात क्या निकली कि हमारी कुंडली के लग्न में जो केतु बैठे हैं वो हमें बेहोश कर रहे हैं, और वक्त से पहले अगर हम होश में आ जाते हैं तो बात समझ में आएगी, अन्यथा बाद में फिर पश्चाताप की पगड़ी अपने माथे पर ढोना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। अगला प्रश्न आपने ये बहुत आवश्यक है जानना अगला, क्योंकि ये बहुत सामान्य और बड़ा सामान्य सा प्रश्न हो जाता है। अत्यधिक भावुक है, बहुत अच्छी बात है। अगर भावुक नहीं होते तो पिता के साथ जो कभी क्षमा मांगने की बात आती है, रिग्रेट फील होता है अंदर ही अंदर, भले वो प्रकट ना करे, बोले नहीं कि हाँ पापा क्षमा करिएगा, सॉरी बोलता हूँ, वो बोलेगा नहीं, पर रिग्रेट अगर अंदर है कि नहीं मैंने गलती की है, मेरा आदर और हो जाना चाहिए दूसरों के लिए, मतलब वो अच्छी बात है। पर भावुकता में बह जाना गड़बड़ है। तो भावुकता में बह जाने के कारण व्यक्ति कई बार अड़ियल स्वभाव का हो जाता है, अक्खड़ हो जाता है, क्योंकि उसका इमोशन उसके ऊपर हावी होता है और वो निर्णय लेने की क्षमता से कमजोर होने लगता है। सारे प्रश्नों के उत्तर शुरू में ही दे दिया हूं। तो ये अत्यधिक भावुक क्यों है? चंद्रमा के कारण। और दूसरा, जन्म कुंडली में शुक्र, अब जरा ध्यान से देखें अगर, तो चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है और शुक्र का प्रभाव है। तो चंद्रमा पे शुभ ग्रहों का प्रभाव सारा का सारा है और किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो व्यक्ति में इमोशन तो वैसे ही है, गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, ये सारे ग्रह उसको इमोशनल बनाते हैं। इस वजह से ये बात बनती है। स्वभाव में किसी भी प्रकार का जो बदलाव है जो अभी तक नहीं आया है, और वक्त के हिसाब से या उम्र के हिसाब से माता पिता जिस बदलाव की अपेक्षा रख रहे हैं, और अगर वो नहीं है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कि लग्न के स्वामी 12वें में बैठे हैं, दूसरा लग्न पे राहु और केतु का प्रभाव है, तीसरा जो स्वभाव की बुनियाद तय करता है वो चंद्रमा जन्म कुंडली के 6वें भाव में विराजमान है। सामान्यतया जो व्यक्ति में जिद्दपन है, जो हठ है, जो एक तरीके का जो अल्हड़पन है, वो इस गुरु के कारण है। क्लियर है? अब जरा नौमांस चक्र को देखिए। नौमांस चक्र के लग्न में बुध और शुक्र हैं, जो व्यक्ति को बड़ा ही कोमल हृदय का बना देते हैं। और जन्म कुंडली के नौमांस चक्र के द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ मंगल उच्च के चंद्रमा बैठे हैं। और कौन बैठे हैं? तो लग्ने से ही स्वतः बैठे हैं।
इसका अर्थ होगा कि जैसे जैसे वो व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करेगा, जैसे जैसे वो विवाह के निकट आएगा, वैसे वैसे उसकी गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, या और भी ज्यादा उसका इमोशन क्लियर होगा, वो चीजों को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा और उसका स्वभाव पूर्णतया आप लोगों के सामने प्रकट होगा। कारोबार को लेकर के बात करिए तो लग्न में गुरु और शुक्र बैठे हैं सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य विराजमान है। इसका अर्थ है कि उसका सबसे ज्यादा ध्यान अपने करियर पे सेट करने को लेकर के है, और वो जब तक करियर में अपने आप को सेट नहीं करेगा, जब तक अपने आप को करियर में बहुत बेहतरीन स्थिति में खुद को महसूस नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति जो है वो ऐसे ही ढूल मूल सा उसका स्वभाव या बेसिक नेचर आपको दिखाई देगा। दूसरा, दशमांसा चक्र के केंद्र में राहु और केतु भी बैठे हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं। यहां व्यक्ति जो अपने करियर को लेकर के जिस तरीके के बदलाव को लेकर के प्रयासरत है, उसमें ये मंगलदेव कहीं ना कहीं कमजोरी दे रहे हैं। सामान्यतया इसका दूसरा प्रभाव है 12वें भाव में शुक्र मेष राशि में बैठे हैं। 12वें भाव का स्वामी सप्तम में दशम में आकर के चतुर्थ को देख लिया, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का एक दौर भी शुरू हो रहा है। जो मानसिक अशांति तुरंत मिल जानी चाहिए थी, वो महत्वाकांक्षा निरंतर उसकी बढ़ रही है। मतलब व्यक्ति का मन उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है, और इसी के कारण कि उसकी नित्य प्रतिदिन की महत्वाकांक्षा उसे सोने जागने और चैन से बैठने नहीं देती है। क्लियर है? अब यहां से मैं पंचांग की बात करूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जातक की कुंडली का पंचांग। चैत्र माह में जन्मे हैं। चैत्र माह उत्तरायण, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन बुधवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा वैसे भी शुभग्रह होते हैं और वो शुभग्रह के प्रभाव में है, शुभग्रह के संग बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसका है जो हृदय पटल है, वो बड़ा साफ है, वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। दूसरा कि जन्म हुआ है बुधवार को और वारेस जन्म कुंडली के धन भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होकर दशम स्थान में दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं, शनि और मंगल के प्रभाव में है। एक कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य, बुध और शुक्र तीनों अलग अलग भाव में बैठे हैं, जो कुंडली को एक तरफा जो है वो बलवान बना रहे हैं। लग्न जो है वो 10 अंश का है, जो प्रबुद्ध है। लग्न में केतु 0 अंश के बैठे हैं, जो व्यक्ति को कन्फ्लिक्ट देते हैं और कंफ्यूज करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को कभी लगता है ये कर लूं, कभी ये कर लूं, तो उसका जो इनिशियल स्टार्ट होता है कोई भी चीज, उसमें थोड़ा बहुत भ्रम जीवन में बना रहेगा। और दूसरा, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ लेना और सामने वाले को कई बार थोड़ा कम जानकार समझ लेना, ये भी होता है। ये भी एक कुंडली की समस्या हो सकती है। दूसरा कि लग्न जो है वो 10 अंश का है, रोहिणी नक्षत्र का ये पहला चरण होगा। इस आधार पर रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जन्म जो हुआ है वो चंद्रमा विशाखा में है, कारण है तुला राशि के चंद्रमा। मैं इस पे भी चर्चा करूंगा और लग्न में बन रही राशि और चंद्रमा पे कर लेता हूँ, नक्षत्र पे करता हूँ। तो रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण के जो अधिपति होते हैं वो मंगलदेव होते हैं। और लग्न किसका है? शुक्र का। तो शुक्र लग्नेश हो गए, शुक्र लग्नेश हो गए। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हो गए चंद्रमा, ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने हो गए। और रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगलदेव होते हैं, जो जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, जो वृष लग्न की कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि लग्नेश 12वें भाव में बैठ गए। और चंद्रमा और मंगल तो आपस में मित्र होते हैं, परंतु मंगल और शुक्र एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। इस वजह से चंद्रमा और शुक्र की दशा तो जातक के लाभ के लिए जानी जाएगी या व्यक्ति की ऊंची सफलता को दिलाने वाली होगी, लेकिन उसमें मंगल का प्रभाव कमजोर होगा। और इसी वजह से कि मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह नहीं बन रहे हैं, होते भी नहीं है और है भी नहीं, दशम स्थान में बैठे हैं, उनके ऊपर गुरु का प्रभाव है, जो वृष लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि धन भाव और पंचम भाव के स्वामी को किसने देखा? अष्टमेश ने देखा है, जो आपकी समस्या को कई बार लेंदी बना रहा है। गुरु वैसे भी जन्म कुंडली में, शनि वैसे भी जन्म कुंडली में लेंदी ग्रह होते हैं। ये धीरे धीरे चलने वाले विशालकाय दीर्घ आकार के मंदगामी ग्रह हैं। शनि का संबंध दशम स्थान से हो गया। गुरु अष्टमेश होकर तुला राशि में शत्रुगत होकर शत्रु की राशि में इस कुंडली के लिए वैसे अच्छे होते भी नहीं हैं, अच्छा भाव भी नहीं मिला। और तो और जन्म कुंडली के अष्टमेश हो गए और ऐसा ग्रह अष्टमेश बना जिसके पास 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। अब वो जहां जहां देखेगा वहां वहां
नुकसान करेगा, वहाँ नुकसान करेगा। तो पहले अष्टम भाव के स्वामी हो गए, सप्तम में, छठवें में बैठ गए, दसम को, 12वें को और धन को, धन भाव के स्वामी को देख करके धन की चिंता, दसम स्थान को देख करके करियर की चिंता, 12वें भाव में देख करके लग्नेश को देख करके व्यक्तित्व को बहुत गंभीर बनाने में चिंता। इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ी है। तो इस कुंडली में मंगल लग्न पे देख रहे हैं, चतुर्थ पे देख रहे हैं और पंचम को देख रहे हैं। तो चंद्रमा और शुक्र की तो बात समझ में आती है, लेकिन चंद्रमा मंगल की भी बात समझ में आती है, लेकिन मंगल और शुक्र की बात समझ में नहीं आती है। इस वजह से कि शुक्र इस कुंडली के मालिक थे और मंगल की दृष्टि पड़ गई, और उस मंगल के ऊपर जो मारक ग्रह है उस पे अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाने से कुंडली को समस्याओं में उलझते हुए देखा जाता है। इस वजह से व्यक्ति का जो करियर है या जो बिल्डअप मिलना चाहिए उसमें गड़बड़ी होती है, या कई बार व्यक्ति वातावरण में अच्छे तरीके से अपने आप को सेट करने में परेशानी का महसूस करता है। जन्म हुआ है विशाखा नक्षत्र में, ऐसे लोगों को जो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए, इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसके विशाखा का अर्थ होता है द्विशाखा, दो शाखाएं जिनकी हों, और इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र हैं और अग्नि हैं। इंद्र और अग्नि दोनों क्रूर देवता माने गए हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत आक के पौधे की जड़ गले में धारण करें, या कुशा की जड़ भी आप गले में धारण कर सकते हैं। ब्राह्मणों की पूजा, गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गायों की सेवा ये होती रहे। उसके बाद वज्र योग में जन्मे जो लोग होते हैं उनकी आयु अच्छी होती है और स्वास्थ्य भी उनका लगभग ठीक रहता है, बहुत प्रगतिशील होते हैं, और थोड़ा लेट सही पर इनकी प्रगति अच्छी होते देखी जाती है। जन्म हुआ वज्र योग में, इस वजह से व्यक्ति आयु वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण है, इस वजह से भी थोड़ा बहुत क्रोध आता है। मूल बात तो ये है ना कि शूद्र वर्ण है और राक्षस गण है। जिसको मैं अभी बता रहा हूं वो प्रश्न में ही मुझे बताना था, पर बेसिकली मैंने वो पहले इसलिए बताया क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल था। अब ये ग्रंथ की बात है कि जो व्यक्ति शूद्र वर्ण का होता है वो फैशन की समझ रखता है, थोड़ा एग्रेशन उसके पास रहता है, इंपल्सिव स्वभाव वाला होता है, क्रेडिट लेना चाहता है, और परीक्षा का परिणाम अगर उसके पक्ष में नहीं आएगा तो थोड़ा खुन्नस होता है। तो ये शूद्र वर्ण के कारण है। राक्षस गण के कारण भी कई बार व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा खटास देखने को मिलता है, मितभाषी थोड़ा कम होता है, जिद्दी थोड़ा होता है। तो ये राक्षसों का स्वभाव है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति, तृष्णा, प्राप्त करने की लालसा, उन्माद, ये सब होता है। अब यहाँ से डिग्री पे बात करता हूँ कि कौन से ग्रह कितने अंश पे बैठे हैं। लग्न में केतु 0 अंश के हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूती से श्रेष्ठ परिणाम नहीं कर रहे हैं। अगर वो लग्न में बैठे हैं तो उनको करना चाहिए था, पर उनके पास दृष्टि का बल बिल्कुल नहीं है। ऊपर से उनके ऊपर जन्म कुंडली का मारक ग्रह मंगल देख रहा है, इस वजह से और भी ज़्यादा वो जातक के स्वभाव को कंफ्यूज कर रहे हैं। उसे क्या करना है, उसका मूल नेचर क्या है, वो मूलतः उसका स्वभाव क्या है, क्या होना चाहिए, इससे वो प्रायः अनभिज्ञ सा हो जाता है। लग्न में कोई ग्रह है नहीं, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो डमाडोल रहता है। लग्न पर मंगल की दृष्टि मैंने कहा, इस वजह से व्यक्ति का स्वभाव उसको मारने वाला होता है। मतलब आपकी प्रगति में कई बार आपका स्वभाव या आपकी निश्चिंतता बाधक बन रही है, ये भी बात है। उसके बाद लग्न खाली है लगभग, केतु कोई ग्रह होते नहीं है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम खाली। छठवें भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, जहां चंद्रमा 23 अंश के हैं, जिनकी दृष्टि 12वें भाव पे व्यक्ति को बहुत अच्छी मृत्यु का योग बनाती है। मतलब व्यक्ति तड़फ करके नहीं मरेगा और परिस्थिति को बहुत ही समझदारी से हैंडल करने वाला होता है। मतलब इस हिसाब से आप अगर समझेंगे तो चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा समझदार बना रहे हैं, साहसी बना रहे हैं और पॉजिटिव विचारों वाला बना रहे हैं। जबकि गुरुदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं 19 अंश के, वक्री हैं, इनका काफ़ी हद तक परिणाम पंचम भाव की तरफ शिफ्ट होगा। इस वजह से कई बार वो पेट का रोग या कई बार क्रेडिट लूज करने वाला, या क्रेडिट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, या कई बार मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र बना लेने का एक प्रदर्शन दिखाई देता है। उसके बाद राहु मैंने बात की 0 अंश के हैं। फिर सप्तम भाव भी लगभग खाली है। केंद्र में अष्टम भाव के स्वामी विपरीत राजयोग बना लिए, मतलब वो पहले पिता के साथ, गुरुजनों के साथ, बड़ों के साथ, बॉस के साथ थोड़ा विपरीत परिस्थिति बनेगा।
बाद में जाकर के जैसे जैसे आप प्रौढ़ और बुद्धिमान होते जाएंगे वैसे वैसे आपके संबंध पुनर्परिभाषित होंगे। पर कई बार हमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूर्व में ही जान जाएं कि हमें इनका आदर तो निश्चित रूप से करना चाहिए, हमारी दशाओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। नवम भाव के स्वामी का दसम में आना ये मात्र संयोग नहीं, बहुत अच्छी बात है, जो व्यक्ति के अनुशासन और कृतज्ञता को प्रकट करता है, तकनीकी जानकारी को मजबूत करता है, गंभीर बनाता है, तार्किक बनाता है और पौराणिक भी बनाता है। वक्त के हिसाब से व्यक्ति में पुराणों का अध्ययन, धर्मशास्त्र में रुचि, तीर्थ यात्रा में रुचि, ये सब विकसित होगा। उसके बाद जो जीवन में कॉम्प्लिकेशंस जितने भी हैं वो इसी शनि और मंगल के कारण है। मन जो दुराव बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन यहाँ है, हमारा ध्यान वहाँ है, हमारा स्वभाव कहीं दूर बिखरा पड़ा है, मूल नेचर हमारा अभी हमें पता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ, तो ये शनि और मंगल के केंद्र में होने के कारण है। तो जो एक पक्षीय दृष्टिकोण आ जाता है वो इसी शनि और मंगल के कारण है। क्योंकि विचार करें तो वृष लग्न की कुंडली के लिए शनि तो अच्छे होते हैं लेकिन मंगल अच्छे नहीं होते। वृष लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर बुध तो अच्छे होते हैं, पर उनके ऊपर शनि मंगल का प्रभाव है और अष्टमेश के द्वारा देखे जा रहे हैं। इस वजह से स्वभाव में जो बालकपन है वो कई बार व्यक्ति को रिजिड मानसिकता का बना देता है। तो एक तरफ वो बहुत ही ज्यादा निश्चल भी है और दूसरी तरफ वो चीजों पर अड़ जाने वाला या रिजिड मानसिकता का, जैसे आपको मैंने बताया। तो शनिदेव 13 अंश के हैं जिनकी दृष्टि शुक्र पे है। तो इस वजह से कई बार व्यक्ति का विवाह, वैवाहिक सुख, शारीरिक सुख, सांसारिक सुख जो होता है वो थोड़ा कम मिलता है, या कम क्या कहूं, इसे थोड़ा विलंब से मिलते कहा जाता है। तो व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए वो जितनी जल्दी मिलना चाहिए वो शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि नेचुरली ग्रह अपना स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं। उसके बाद चतुर्थ भाव पे इनकी 7वीं दृष्टि है। तो अब विचार करिए तो इस भाव के केंद्र में ही राहु और केतु आ गए। उसके बाद जन्म कुंडली का मारक ग्रह दशम में बैठकर चतुर्थ को देख लिया। दो पापक ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे आ गई। चतुर्थ भाव से केंद्र में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव आ गया। इस वजह से मानसिक शांति और जातक को घर से दूर जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। धन कमाने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। माता पिता आपके लिए चिंतित रहते हैं, निद्रा अच्छी नहीं आती, बेवजह मन परेशान रहता है। इस वजह से यहाँ पे आपको अपने घर की सफाई खुद से करनी चाहिए, रंग रोगन खुद से करना चाहिए। घर को जितना चमका करके रखें, साफ रखें, माता के प्रति, पिता के प्रति जितना ही आदर्शपूर्ण व्यवहार रहेगा उतनी ही कुंडली में मानसिक शांति और करियर की मजबूती मिलती जाएगी। तो ये 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है। तो सप्तम भाव पे वृश्चिक राशि, मतलब मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव बैठे हैं और शनि की दृष्टि हो गई। इस वजह से और सप्तम भाव से केंद्र में मंगल आ गए, शनि के साथ आ गए। तो सप्तमेश पर भी शनि मंगल राहु केतु, या सप्तम भाव पर जब शनि मंगल राहु केतु का संबंध होता है तो कई बार वैवाहिक सुख यहाँ भी प्रभावित होता है, या कई बार पड़ोसियों के साथ संबंध हो जाए, गड़बड़ हो, दिनचर्या ही कई बार फिट नहीं बैठती है। व्यक्ति को अगर काम जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मारा मारा फिरे, बेचैन रहे, घबरा, मतलब उसको एक वास्तविक एनर्जी से उसका मेल नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। ग्रहों को समझिए क्यों हो रहा है, इस वजह से। उसके बाद बुध जो है वो 20 अंश पे हैं, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति माता और पिता को सुख देना चाहता है और निश्चित रूप से वो अपने माता पिता को सुख देगा, अपने माता पिता की सेवा करने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव पे बुध का संबंध ऐसा ही बनाता है। उसके बाद मंगल को जो प्राप्त है दृष्टि उसमें 24 अंश पे है। अब जरा विचार करिए कि जन्म कुंडली वृष लग्न की बनी और मारक ग्रह ही इस कुंडली का आत्मकारक हो गया। अब जरा विचार करिए कि जिस कुंडली को सबसे ज्यादा, जिसको बलवान होना था, मतलब शनि को इसमें बलवान होना था, हो गए मंगल। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है वो यहाँ भी पैदा हो रही है कि वो ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक बना है जो आपकी कुंडली में मारक ग्रह बनता है। अलग बात है कि वो मारक किस लिए नहीं बनेगा, क्योंकि वो दशम में बैठा। अगर सप्तम में बैठे होते, अष्टम में बैठे होते, 12 में बैठे होते तो वो डबल, ट्रिपल या प्रबल मारक हो जाते। लेकिन मंगल यहाँ मारक नहीं होंगे क्योंकि वो दशम में बैठे हैं, दिग्बली हैं, वहां पे उनका 120% तक अच्छा परिणाम मिलेगा जो व्यक्ति के करियर को ग्रोथ देगा। दूरी रहने के साथ, करियर में घर से दूर व्यक्ति रहता है। दूसरा, अब जरा विचार करिए, तो हमने बात मंगल तक कर ली। मंगल 24 अंश के हैं, लग्न पे देख रहे हैं, मार्केश एक तो देख लिया, उस पे गुरु की दृष्टि हो गई। चतुर्थ भाव पे मंगल का प्रभाव, मानसिक शांति को देने वाला और कई बार गृह क्लेश को बढ़ाने वाला। 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, जिसका एक कारण यह भी होता है कि यहाँ व्यक्ति कई बार मित्र और शत्रु को पहचानने में भूल कर जाता है, या जल्दबाजीपन के प्रभाव में आकर अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी मानकर परिणाम की चिंता करते हुए जल्दी जल्दी मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वक्त पे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सोचने वाला होता है।
एकादशवें भाव में सूर्य 15 अंश पे हैं, पंचम भाव पे दृष्टि, पंचम भाव पे केतु की दृष्टि, पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि, पंचमेश जो है वो शनि मंगल के संपर्क में आ गए। इस वजह से जो क्रेडिट है, जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो परिणाम है वो कई बार व्यक्ति को संतति जैसे हो, विवाह जैसे हो, वैसे वैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में लोग जुड़ते जाएंगे, दाम्पत्य के सूत्र में जैसे बंधेगा वैसे वैसे उसके जीवन में प्रगति प्राप्त होगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्तमान में आपको बुध की दशा चल रही है और निश्चित रूप से बुध जो है वो सुख देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2028 के अगस्त से और काफ़ी हद तक 2027 के अगस्त से ये कुंडली बहुत ही अच्छी दिशा में जाएगी। अंक के आधार पर इस कुंडली का 5 अंक बहुत अच्छा है, 6 अंक दोनों बहुत अच्छे हैं। मैत्री आप मकर और कुंभ वालों से कर सकते हैं। और इसके बाद नक्षत्र, तो नक्षत्र आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य, उत्तराषाढ़ा, अश्विनी, भरणी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अंक मैंने बताया, दिशा बताई। विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व रहे। मेष राशि मेष लग्न, तुला राशि तुला लग्न, उसके बाद कुंभ राशि कुंभ लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही साथ भोजन में बिल्कुल ही नियत बुद्धि के साथ भोजन को आवश्यक होगा कि आपका भोजन कैसा है, बिल्कुल ही संतुलित और बेहतरीन हो। दशमांसा चक्र के आधार पर आप कल को चाहें तो व्यापार भी कर सकते हैं। और इसकी तुलना अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने मंगल, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और शनि को देख करके कही है, क्योंकि दशमेश तृतीय भाव में, तृतीयेश बुध दशमांसा चक्र में कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ पे छूट गए हैं, बुध जो है वो पंचम भाव में, और पंचमेश कहाँ है, लग्न में उच्च के। तो लग्न में लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, मतलब पंचम के स्वामी सूर्य और नवम भाव के स्वामी गुरु, ये दोनों एक साथ आ गए। उसके बाद जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा उच्च के हो गए, ये बहुत अच्छी बात है, जो धन की गति को मजबूत रखता है। दसम स्थान के स्वामी शनि तीसरे भाव में मित्रस्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट या प्राप्त परिणाम जो है वो थोड़ा विलंब से इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे केतु की दृष्टि थी, मंगल की दृष्टि थी और सूर्य की दृष्टि थी। इस वजह से 3-3 ग्रहों का प्रभाव कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत डेविएशन में ले जाता है। यहाँ पे भी पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य अष्टम में हैं, अष्टमेश द्वितीय भाव में, परिणाम मिलेगा, विवाह करिए। उसके बाद गुरु 12 में, लग्न को शुभकर्त्री लगा है। चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति का निर्माण क्यों ना हो, आपकी पत्नी आपके समस्त दुखों को खत्म करने वाली होंगी, प्रेम करने वाली होंगी, विवाह में स्थिरता, दैवीय प्रभावों से युक्त होंगी। लग्न में बुध और शुक्र का प्रभाव एक बहुत ही अच्छा दाम्पत्य दिखा रहा है। तो अब विचार करिए, यहाँ पे पंचम भाव में तृतीय भाव के स्वामी बैठ गए और दसम भाव और एकादशवें भाव के स्वामी पराक्रम में चले गए, मतलब उनका संघर्ष बढ़ा। पर निश्चित रूप से उच्च के चंद्रमा और द्वितीय भाव के स्वामी दशम में आपको कभी भी बेरोजगार तो नहीं होने देंगे। क्लियर है। नक्षत्र के आधार पर सूर्य उत्तरा भाद्रपद में है और कम से कम वो आपको गंभीर तो बना रहे हैं और आपके इच्छाओं की पूर्ति तो निश्चित रूप से करा रहे हैं। चंद्रमा विशाखा में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार क्रोध और थोड़ा बहुत जो कठोरता है वो रहती है। मंगल पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, जो व्यक्ति को बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाते हैं और कई देशों की भाषाएं जानने वाला। अगर नहीं जानते हैं तो सीखने की कोशिश करिए। बुध जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में, कृतज्ञता, माता पिता के प्रति अच्छी सोच, भले आप उसे प्रकट न कर पा रहे, ये बुध से आ रहा है। देवगुरु स्वाति नक्षत्र में कंफ्यूज हो रहे हैं। राहु विशाखा में, ये परिवर्तन है जो व्यक्ति के सकारात्मकता को थोड़ा विलंब से देने वाला बना देता है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में अश्विनी में, व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका व्यय और जो निर्णय है वो कंफ्यूज है। उसके बाद शनि शतभिखा नक्षत्र में बैठ करके स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं या देर से परिणाम देने वाला बना रहे हैं। ये ग्रहों के नक्षत्र की बात रही। उसके बाद अगर बात करें तो चंद्रमा के साथ गुरु का बैठना यशस्विता का योग और व्यापारिक लक्षणों से युक्त बना रहे हैं। चंद्रमा से द्वितीय घर के राहु निर्णय लेने में परेशानी देते हैं। चंद्रमा से पंचम भाव में शनि पेट का रोग देते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे निश्चित रूप से वैवाहिक सुख कई बार देर से होता है
और हमारा पेट कमजोर होता है, पाचन तंत्र का ध्यान रखना होगा। उसके बाद चंद्रमा से पंचम भाव के बुध बहुत ही मजबूत और ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी होती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, राजाओं की भांति, राजपुत्र की भांति जीवन में सुख प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा से पंचम स्थान के मंगल निश्चित रूप से जातक के ज्ञान और सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। चंद्रमा से छठवें घर के सूर्य युक्ति संगत बात करने वाला जातक को बनाते हैं। युक्ति संगत मैंने कही बात करने वाला। उसके बाद अब वो युक्ति संगत का अर्थ ये होगा ना कि व्यक्ति जो है वो परिस्थिति को समझ रहा है। अब दिक्कत यह है कि चीजें उसके हिसाब से हो नहीं रही हैं। क्यों नहीं हो रही? इसका कारण है कि वर्तमान में जो दशा चल रही है वो बुध की है और वो बुध शनि मंगल के प्रभाव में है, तो थोड़ा आपको इंतजार करना होगा 1-2 साल और। उसके बाद मैं बात कर रहा था सूर्य, शनि, चंद्रमा से सूर्य की बात, चंद्रमा से शुक्र आमने सामने है, इस वजह से ये विवाह को बहुत अच्छा रखते हैं, सुंदर दाम्पत्य देते हैं, बहुत ही समझदार और अच्छा दाम्पत्य इसे कहते हैं, और सांसारिक सुख व्यक्ति का अच्छा होता है। इतनी सारी बातें। किस दशा काल में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है शुक्र की महादशा में। शुक्र की महादशा हो या शुक्र का अंतर हो, हमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति का इरिटेशन बढ़ता है, राहु और केतु की दशा में हड्डियों में दर्द होता है, शनि की दशा में व्यक्ति की मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, जबकि चंद्रमा, मंगल, गुरु और बुध की दशा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने वाली होंगी। होरा चक्र के आधार पर सूर्य, शनि और शुक्र की दशा, तीनों में से सूर्य की दशा आपके मेहनत के फल को बढ़ाने वाली और पराक्रम कराने वाली होंगी, जबकि शुक्र और शनि की दशा कई बार थोड़ा निगेटिव परिणाम दे सकती है जीवन में सुखों के बारे में अगर बात करते हो। पर हम टोटल अगर बात करते हैं तो सूर्य, शनि और शुक्र के अतिरिक्त जितने ग्रह बनते हैं वो सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं और आपके जीवन को कभी भी कष्ट में नहीं लेके जाएंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। आगे बात करते हैं। भाग्य का बल मिलेगा गुरु और शुक्र की दशा में, मंगल और सूर्य के साथ चंद्रमा की दशा में। आपको बाहर ही रहना चाहिए, घर पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मंगल और राहु के कारण कई बार आपका मन अपने देश या अपने घर की तरफ खींचेगा, लेकिन याद रखिए यहां आना भी कोई ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। इस वजह से दूर रह करके ही अपना करियर सेट करें, विवाह जल्दी करें। शनि और केतु के कारण कई बार कारोबार या भाग्य का प्रभाव कमजोर होगा। बजरंग बली की पूजा इस कुंडली को बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकती है। आपसे पिता अनुभवी हैं, उनकी बात स्वीकार करिए और निश्चित रूप से वो आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं। उनका अनुभव आपके लिए बहुत ज्यादा मील का पत्थर साबित होगा, ये बात मेरी मानिए, क्योंकि द्वादशांश चक्र कुछ ऐसा ही निर्णय दे रहा है। हाँ, प्रेम संबंधों में कमजोरी है क्योंकि द्वादशांश चक्र के पंचम भाव पे शनि चंद्रमा का प्रभाव है। आपकी वाणी कई बार वाचाल हो जाती है। और दूसरा, आप अपने आप को कई बार बहुत ज्यादा मेहनती मानते हैं और सोचते हैं कि मेहनत के बल पे सब कुछ किया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेहनत एक वक्त तक ही आपको, आप जैसे विचार करो, उन लोगों का क्या है जो बैठ कर खाते हैं। अब तो वो मेहनत नहीं करते, पर फिर भी उनके पास कमाया हुआ धन है और उन्हें मिलता है। मतलब पूर्व में आपने मेहनत किया, बाद में वो खा रहे हैं, वो भाग्य का है। भाग्यशाली ही मेहनती होता है, भाग्यशाली ही पराक्रमी होता है और भाग्यशाली ही धार्मिक भी होता है। ये बात समझना होगा, इस अंतर को स्पष्ट करना होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो संतान पक्ष में थोड़ी बहुत कमजोरी है। संतति हो जाएगी तो और भी ज्यादा भाग्य उदय होगा, लेकिन संतति के पक्ष के लिए शनि और राहु थोड़े बहुत कमजोर परिणाम देंगे। हालांकि केंद्र में मंगल है, इस वजह से संतति का सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।